Hello my dear students, I am your English teacher Mohammad Zamir and welcome back to my YouTube channel. In last video we saw the poem The Wet on page number 77 and today we will proceed to its English workshop on page number 78 of your My English book 8. Hello students, पिछले वीडियो में हमने The Wet ये पोएम देखे. आज हम इसके इंग्लिश वर्कशॉप देखेंगे पेज नंबर 78 पे. पहला जो क्वेश्चन है, राइट डाउन द राइम स्कीम ऑफ स्टांजास 1 to 3 and the last two stanzas. How does it differ in the remaining stanza 4 to 7? चलिए तो मैं आपको बताता हूँ. इसका आंसर पहले आप लिख लीजिए. द राइम स्कीम ऑफ स्टांजास 1 to 3 is AB AB, while the rhyme scheme of the stanzas 4 to 7 is AAB CEB. और इसके आगे से आपको ये भी लिखना है. द राइम स्कीम ऑफ द लास्ट टू स्टांजास इज AB AB. तो ये क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिए. अब मैं आपको समझाता हूँ कि राइमिंग स्कीम असल में होती क्या है. चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले पोएम को देखते हैं यहाँ पर. अब यहाँ पर हम देखते हैं पहले स्टांजा में, ये पहले स्टांजा की लाइन जो लास्ट है, लास्ट वर्ड है पहली लाइन का, ये है वेट, और इसको हम अगर दे देते हैं पहली लाइन को A, ठीक है. और जो दूसरी लाइन है इसका लास्ट वर्ड है वाइड. ये दो आपस में राइम नहीं हो रहा है, तो ये इसको दे दिए A, इसको दे दिए B, ठीक है. चलिए उसके आगे देखते हैं. अब हम यहाँ पर देख रहे हैं ये गेट, ये अब हम इसको C नहीं देंगे क्योंकि ये वेट और ये गेट ये दोनों आपस में राइम हो रहे हैं, इसलिए ये A, इसको भी हम देंगे A. और ये जो वाइड है, ये चौथा वर्ड हम देखते हैं, चौथी लाइन का लास्ट वर्ड, ये इनसाइड, ये दोनों राइम हो रहे हैं, तो इसको B देने के बाद हम इसको भी क्या देंगे B. तो राइमिंग स्कीम क्या होगी हमारी, वेट वाइड गेट इनसाइड की A B A B. इसको हमने A दिए, इसको B दिए, ये इससे राइम हो रहा है इसलिए इसको भी A दिए, इससे ये राइम हो रहा है इसलिए इसको B दिए. तो स्कीम क्या होगी A B A B. पहले स्टांजा की स्कीम है A B A B. सेकंड स्टांजा हम देखते हैं मिल्क और यहाँ पर बोन. तो मिल्क को हमने दे दिए A और बोन को हम कहते हैं B. और यहाँ पर हम देख रहे हैं तीसरा जो है, यहाँ पर ये सिल्क, ये मिल्क से राइम हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर इसको C नहीं देंगे, इसको क्या देंगे हम A देंगे. ये A, ये A, और ये बोन और ये ग्रोन, ये दोनों भी आपस में राइम हो रहे हैं, इसलिए इसको B दिए हमने, इसको भी B देंगे. तो इसकी भी स्कीम होगी A B A B. सेकंड स्टांजा की स्कीम कौन सी है, राइमिंग स्कीम A B A B. थर्ड स्टांजा हम देखते हैं. थर्ड स्टांजा में क्या है, यहाँ पर है लास्ट में ले, इसको हमने दे दिए A, और ये सिंग्स, इसको दे दिए B. ये दो आपस में राइम नहीं हो रहे इसलिए इनको अलग अलग देंगे, ये A और ये B. अब ये यहाँ पर जो है तीसरा, ये से, ये A से राइम हो रहा है ले से, तो इसको हम ये A देंगे, और यहाँ पे सिंग्स को राइम हो रहा है थिंग्स, इसको देंगे B. तो इसकी स्कीम भी कौन सी होगी A B A B. थर्ड स्टांजा की स्कीम भी कौन सी है A B A B. चलिए अब यहाँ तक तो हमको तीनों स्टांजा की स्कीम मिली A B A B. अब हम देखते हैं चौथे स्टांजा की स्कीम क्या है. यहाँ पर पहला वर्ड जो पहली लाइन का जो लास्ट वर्ड है वो, और सेकंड लाइन का, ये दो आपस में राइम हो रहे हैं, इसलिए हम इसको A देंगे, इसको भी A देंगे. कोल्ड और ओल्ड A A. और यहाँ पर फीड जो है ये राइम हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, अब यहाँ पे इसको देंगे B. तो यहाँ पे आ गया A A B, ठीक है. और अब ये C, यहाँ पर है इल और ये चिल. अब ये तीनों से भी मैच नहीं हो रहा है, ये A A B हो गया. अब ये अलग डिफरेंट वर्ड है इल और चिल, तो इसको देंगे C और इसको भी देंगे C. ये दोनों आपस में राइम हो रहे हैं. तो स्कीम कहाँ तक गई हमारी A A B और ये C C. अब ये फीड जो है ये हीट से राइम हो रहा है, तो यहाँ पे हमने इसको B दिए थे, यहाँ पर हम इसको भी B देंगे. इसकी स्कीम होगी A A B और C C B. ठीक है।
आपको समझ में आया? क्योंकि ये दो आपस में राइम हो रहे, ये हो गए ए, ये राइम नहीं हो रहा इसलिए हमने इसको बी दिए। उसके बाद ये तीनों से भी कोई राइम नहीं हो रहे हैं, ये दो आपस में राइम हो रहे हैं, इनको दे दिए दोनों को भी सी, और ये जो इससे राइम हो रहा है इसलिए इसको दिया हमने बी। तो ये स्कीम हो गई है ए बी सी सी बी। वैसा ही इस स्टांजा में भी वैसा ही है, डिसीज चिंपैंजीज, ये राइम हो रहे हैं, दोनों को दे दिए ए। ईयर्स, ये राइम नहीं हो रहा है, इसको दे दिए बी। अब ये दो इनसे अगर राइम होते तो हम इनको ए देते थे, लेकिन यहाँ पर ये तीनों से भी राइम नहीं हो रहे इसलिए इनको हम यहाँ पे देंगे सी, बंस और सन्स को सी सी, ए बी सी सी। अब ईयर्स और ईयर्स मैच हो रहा है इसलिए यहाँ पे इसको बी देंगे। तो इसकी भी स्कीम कौन सी होगी? ए बी सी सी बी। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टांजा में। टिफ और स्टिफ, ये दोनों आपस में राइम हो रहे हैं, इनको दे दिया हमने ए, और इधर ऊपर जो है जोक्स, ये इसको दे दिया हमने बी। टेल और पेल, इनको दे दिए सी, जोक्स को दे दिए बी, क्योंकि ये से राइम हो रहा है। तो इसकी स्कीम भी थर्ड, ये जो 7th स्टांजा है, सॉरी 6th स्टांजा है, तो इसकी भी स्कीम कौन सी होगी? ए बी सी सी बी। उसके बाद जो स्टांजा है ये देखते हैं हम, ये भी वही है, स्टांजा नंबर 7। हम्प और जानों को हमने दे दिए ए, बाइट्स को दे दिए बी। गेट और वेट, ये दोनों को दे दिए सी, और ये इसको दे दिए राइट्स को, क्योंकि ये बाइट से राइम हो रहा है, इसको बी दिए, इसको भी बी देंगे, तो ये भी होगा ए बी सी बी। उसके बाद लास्ट 2 स्टांजास जो कहा है, इसमें लास्ट 2 स्टांजास की स्कीम कौन सी है? लर्न और पे, इसको दे दिए ए, इसको दे दिए बी, और ये अर्न, ये इससे राइम हो रहा है इसलिए इसको दिए ए। पे से ये वे राइम हो रहा है, इसके लिए इसको दिए बी। ए बी। तो इसकी स्कीम कौन सी हो गई? ए बी। और जो लास्ट है इसमें क्राउड, इसको दिए ए, प्लान को दिए बी, और क्राउड और अलाउड राइम हो रहे इसलिए दोनों को ए। प्लान और मैन राइम हो रहे इसलिए इनको बी। इसकी स्कीम भी होगी ए बी। ठीक है, तो ये आपको होपफुली समझ में आ गई होगी राइम स्कीम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन का आप आंसर पूरा लिख लीजिए। ये इतना लिखने के बाद यहाँ थोड़ा सा स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पे साइड में लिखा है, ये भी इसके आगे ही आपको लिखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 2, राइट एनी 5 illnesses of the animals in the poem that you find most amusing और laughable। अब इसमें बहुत सारे बीमारियां जानवरों के दिया है, इसमें से आपको कौन सी बीमारी जो है मज़ाहिया लग रही है, जो पढ़ के आपको हंसी आ रही है? तो आंसर मुझे जो लग रहा है वो मैंने लिखा है, आप भी ये लिख लीजिए, या अपने दिल से भी लिख सकते हैं। द डक्स एंड द चिकन्स आर फेलिंग टू ले, जो डक्स है, बतख है, और जो चिकन है, मुर्गियां हैं, वो अंडे नहीं दे रहे हैं। उसके बाद द कोबरा इज़ ईटिंग हिज सन्स, कोबरा खुद अपने बच्चों को खा रही है। द हाइना इज़ नॉट लाफिंग एट द जू कीपर्स जोक्स, हाइना जो है वो जू कीपर के जोक्स पे हंस नहीं रहा है। द मंकी हैज़ पिंच हिज टेल, बंदर ने अपनी दुम को नोच लिया है। द कैमल हैड हर्ट हिज हम्प, होना चाहिए, यहाँ पे लंप आ गया है, एच कीजिए उसको। कैमल ने अपने हम्प को जो है हर्ट कर दिया है। तो ये हो गए 2 क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ए। आउट ऑफ ऑल एनिमल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स गिवन इन द पोएम, पिक आउट 4 नेम्स दैट आर सिमिलर इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी और मराठी और योर मदर टंग। अब इसमें बहुत सारे जानवरों के नाम आए हैं पोएम में, तो आपको ऐसे जानवरों के नाम जो है पता लगाना है या निकालना है जो अपनी हिंदी मराठी में भी और इंग्लिश में भी सेम उनको पुकारते हैं। जैसा कि ज़ेबरा को हम हिंदी, मराठी, उर्दू में सब में ज़ेबरा ही कहेंगे। कंगारू को भी हम हिंदी में भी, मराठी में भी, उर्दू में भी कंगारू कहेंगे। चिंपैंजी को भी हम चिंपैंजी ही कहेंगे, और जिराफ को भी हम जिराफ ही कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बी,
ट्रांसलेट द नेम्स ऑफ जू एनिमल्स गिवन इन द पोएम इनटू योर मदर टंग। जू में जो एनिमल्स होते हैं उनके जो नाम है वो आपको ट्रांसलेट करना है अपनी मदर टंग में, मातृभाषा में, मादरी ज़ुबान में। तो लॉइन, यहाँ पे मैंने पहला लिखा है लॉइन, इसे हिंदी में शेर, मराठी में सींग कहेंगे, उर्दू में बबर शेर। सेकंड है फॉक्स, उसको हिंदी में लोमड़ी, मराठी में कोला और उर्दू में लोमड़ी कहेंगे। थर्ड है हायना, हायना को हिंदी में लकड़बग्गा कहेंगे, मराठी में तरस कहेंगे, उर्दू में चरक या लकड़बग्गा कहेंगे। उसके बाद है राइनो, राइनो को जो है हिंदी में गेंडा, मराठी में गेंडा और उर्दू में भी गेंडा ही कहेंगे। उसके बाद है क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल को हिंदी में मगरमच्छ, मराठी में मगर और उर्दू में मगरमच्छ कहेंगे। उसके बाद है जिराफ, जिराफ को हिंदी में जिराफ, मराठी में भी जिराफ और उर्दू में ज़राफ कहेंगे। उसके बाद मंकी, मंकी को हिंदी में बंदर, मराठी में माकड़, उर्दू में बंदर कहेंगे। उसके बाद हिप्पो, उसको जो है दरियाई घोड़ा कहेंगे हिंदी में, मराठी में पान घोड़ा और उर्दू में दरियाई घोड़ा कहेंगे। चलिए उसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, थिंक डीपली एंड राइट, इज द पोएट रियली डिस्करेजिंग द यूथ फ्रॉम बिकमिंग वेट्स? एक्सप्लेन योर रिस्पॉन्सेस। ध्यान से, गौर से सोचिए, गहराई से और लिखिए कि क्या पोएट जो है, जो कवि है, जो नज़म निगार है, वो सच में चाहता है कि जो बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले नौजवान हैं, वो कभी भी वेट ना बने, जो जानवरों को डॉक्टर है वो ना बने? अपना जो रिस्पॉन्स है, हाँ है तो भी आप एक्सप्लेन कीजिए, ना है तो भी एक्सप्लेन कीजिए। तो आंसर, नो द पोएट इज़ नॉट डिस्करेजिंग द यूथ फ्रॉम बिकमिंग वेट्स। तो मैंने लिखा है कि नहीं, पोएट का बिल्कुल भी इरादा नहीं है कि वो बच्चों को डिस्करेज करे। इनफैक्ट ही इज़ एडमायरिंग द जॉब ऑफ वेटेनरियंस। असल में वो वेटेनरियंस के जॉब को जो है एडमायर कर रहा है, उसकी तारीफ़ कर रहा है। शोइंग अस द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर जॉब, हमको उनके काम की इम्पोर्टेंस दिखा रहा है। एंड शोइंग अस हाउ टफ देयर जॉब इज़, और ये भी दिखा रहा है पोएट के उनका काम कितना मुश्किल है। ऑल्सो द पोएट इज़ प्रोवोकिंग द यूथ टू रेस्पेक्ट देम, और जो है पोएट जो पढ़ने वाले यंग लोग हैं उनको प्रोवोक कर रहा है, प्रोत्साहन कर रहा है कि आप क्या करो, इनकी जो है बहुत ज़्यादा इज्जत करो। बिकॉज इट इज़ अ वेरी अंडररेटेड प्रोफेशन, क्योंकि इस प्रोफेशन की जो मेहनत होती है, जितना उसको मुश्किल से काम करना पड़ता है, उसको बहुत अंडररेट किया गया है। इस प्रोफेशन को बहुत छोटा सा प्रोफेशन समझा जाता है, बल्कि ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत हार्ड प्रोफेशन है ये। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट फ्रॉम अ वेट और फ्रॉम अ वेबसाइट व्हाट प्रिकॉशंस डज अ वेट हैव टू टेक व्हेन ही और शी इज़ कॉल्ड टू ट्रीट वाइल्ड डेंजरस एनिमल्स। अब आपको ये पता लगाना है किसी वेट को मिलकर या वेबसाइट से, नेट पर, गूगल पर, कि अगर वेट को किसी जानवर का, जंगली जानवर का या डेंजरस एनिमल का इलाज करना पड़ता है, करने के लिए बुलाया जाता है, या जानवर को उसके हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है, तो क्या उसको प्रिकॉशन लेना पड़ता है। मेक पॉइंट वाइज नोट्स ऑफ द सेम, और इसके पॉइंट वाइज नोट्स आपको बनाना है। चलिए आंसर लिखिए। The vet needs to take the following precautions while treating a wild or dangerous animal. वेट को किसी जंगली या ख़तरनाक जानवर का ट्रीटमेंट करने के लिए नीचे दिए गए प्रिकॉशंस लेना पड़ता है। सबसे पहले नंबर 1, रिस्ट्रेन द एनिमल्स प्रॉपरली सही तौर से उसको जो है आपको बांधना होगा, बेहोश करना होगा, सब काम क्या होगा, प्रॉपरली करना होगा। उसके बाद अपॉइंट स्ट्रॉन्ग हेल्पर्स टू हैंडल द एनिमल्स, उसके साथ हेल्पर जो है वो अच्छे, मजबूत, तगड़े नौजवानों को साथ में रखना पड़ता है। अगर
बड़े जानवर है, हाथी वगैरह है, उनके लिए, या कोई बैल है। वियर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ऐसे पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए इक्विपमेंट पहनना पड़ता है ताकि कोई जानवर जो है कुछ हमला वगैरह करे तो बचा जा सके। इसके बाद प्रिपेयर अ स्ट्रॉन्ग एंड प्रॉपर आयरन फ्रेम सो दैट एनिमल्स डोंट मूव वाइल ट्रीटिंग। अब आयरन के, लोहे के, आप अगर समझो जानवरों के दवाखाने में जाते हैं तो वहाँ पर एक ख़ास पाइप से, लोहे से बनाया हुआ एक फ्रेम होता है जिसमें जानवर को रखा जाता है ताकि उसको सही तरीके से दवा, इंजेक्शन दिए जा सके। उसके बाद ट्रीट द एनिमल विथ लव एंड केयर, उस एनिमल को प्यार से जो है आपको ट्रीटमेंट देना पड़ता है, और हो सका तो उसके आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है। उसके बाद मेक ऑल इक्विपमेंट्स एंड मेडिसिन्स अवेलेबल, जितने इक्विपमेंट, जो औजार लगते हैं, जितने मेडिसिन होते हैं, वो सब साथ में रखना पड़ता है। प्रिपेयर स्पेशल एरिया फॉर द ट्रीटमेंट, अब कहीं ट्रीटमेंट देना है तो जहाँ जानवर है वहाँ पर ही उसको ट्रीटमेंट नहीं देना पड़ता, उसको ख़ास कहीं एक एरिया ऐसा बनाना पड़ता ताकि उसको आसानी से वहाँ पे ट्रीट किया जा सके। और हैव एन एग्ज़िट स्ट्रेटजी इन एमरजेंसी, अगर इमरजेंसी हो तो आपको वहाँ से भागने की जगह भी होना चाहिए। तो होपफुली आपको ये पूरे क्वेश्चन के आंसर समझ आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।